नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। इंडिया का चुनाव खत्म होने वाला है। अब पूरा स्पॉटलाइट कल के चुनाव में है। 57 सीट्स जाने वाली हैं जिन पर मतदान होगा और हम आ रहे हैं विजय चौक से। विजय चौक नेशनल कैपिटल दिल्ली में ये एक पावर सेंटर की तरह से देखा जाता है। तो आज इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है 57 का संग्राम किसके नाम, हमारे साथ बहुत ही खास लोग जुड़े हुए हैं। मैं इनका पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगी और उसके बाद फिर 7 सवाल इस 7 चरण के चुनाव के बारे में हम पूछेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं आरपी सिंह, नेशनल स्पोक्स पर्सन भाजपा के, प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ 2 महीने से जुड़े हुए हैं अमिताभ जी, और उसके साथ साथ हमारे साथ हैं प्रदीप भाटी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। यहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बार 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के लिए जा रही हैं। तो इस बार इस स्पेशल शो में 7 सवाल ये हैं। क्या भाजपा अपना स्ट्राइक रेट सुधार पाएगी? दूसरा सवाल, इंडिया गठबंधन क्या भरेगा उड़ान? क्योंकि 13 सीटें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश की, उसके अलावा 9 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, बिहार की 8 सीटों पर कल मतदान होगा। यूपी बिहार में एनडीए दोहराएगा 2019 का परिणाम, जैसा था उनका कंप्लीट वेव था बिहार में खास तौर पर। बनेगा प्रधानमंत्री, क्या नरेंद्र मोदी बनाएंगे जीत का नया रिकॉर्ड? कहा जाता है कि वाराणसी में जो चुनाव है वो रिकॉर्ड के लिए है, वो फोरगॉन कंक्लूजन है कि प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार वहां से सांसद के तौर पर वहां पर से चुने जाने वाले हैं। बंगाल की तरफ रुख करते हैं। 9 सीटें हैं बंगाल की। बंगाल में टीएमसी को झटका दे पाएगी भाजपा? छठा सवाल, पंजाब में क्या होगा? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी जो 2022 में उन्होंने असेंबली इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस किया था, क्या उस तरह का लोकसभा इलेक्शन में ट्रांसलेट हो पाएगा? और क्योंकि गर्मी भीषण है तो सवाल यह है कि क्या मतदान पर इस भीषण गर्मी का असर पड़ेगा? मैं अमिताभ जी सबसे पहले आपके पास आऊंगी और ये 7 सवाल में से कौन सा सवाल का जवाब आप देंगे? पहले सवाल से ही शुरू करते जी। तो बीजेपी यहाँ पर 25 सीटें जीती थी पिछली बार, 57 में से एनडीए 30 सीटें जीती थी। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो बीजेपी की 60% स्ट्राइक रेट थी, जो कि उसके ऑल इंडिया एवरेज से कम थी। तो फेज 7 जो है वो 3 फेजेस थी, फर्स्ट, फोर्थ और 7th, जहाँ पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट ऑल इंडिया से कम था। क्योंकि यहाँ पर लार्जली जो बीजेपी सीटें जीती वो यूपी, बिहार और थोड़ी बहुत उड़ीसा में, बंगाल में एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, पंजाब में 2 सीटें जीती थी। तो यहाँ पर बीजेपी को बेटर करना, एक तो मेंटेन करना है अपनी सीटों को, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में हमने सुना है कि वहाँ पे थोड़ा उनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है तेजस्वी और अखिलेश यादव से। और क्योंकि बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस कोलकाता रीजन में रहा, उन्होंने रोड शोज करे हैं। और उड़ीसा में भी क्योंकि सीटें बढ़ानी है, सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी पिछली बार 6 में से, वहां पर भी बीजेपी ने अपने एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड और अलाई के ऊपर हमने देखा है कैसे तीखे प्रहार किए हैं। तो बहुत क्रूशियल फेज है। हो सकता है चुनाव फेज 7 में डिसाइड हो, क्योंकि पिछली बार फेज 6 में डिसाइड हुआ था, 278 सीट्स बीजेपी को आ गई थी, 5-10 सीटें भी उधर उधर हुई, तो फेज 7 में जाता है। फेज 7 में चुनाव डिसाइड होगा। इस बार एक साफ तौर पे दिख रहा है कि जो यूपी के लड़के हैं वो यूपी और बिहार के लड़के हैं, जो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव हैं। राहुल गांधी कहीं पर दिख नहीं रहे। तो ये जो 2 लड़के हैं वही भाजपा को परेशान कर पा रहे हैं, राहुल गांधी कहीं पे है नहीं। देखिए, राहुल गांधी पूरे देश में दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई की यात्रा उन्होंने की, और हर जगह पे उत्तर प्रदेश में लगभग 8 से 9 दिन, बिहार में 7 से 8 दिन उन्होंने यात्राएं की हैं, उसका परिणाम कहीं ना कहीं इस चुनाव पे भी पड़ा है। और स्पष्ट तौर पे दिख रहा है जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर आज जो मुख्य चुनाव का जो एजेंडा तय किया, राहुल गांधी के उस भारत जोड़ो यात्रा ने ही तय किया। चाहे वो महिलाओं की बात हो, युवाओं के अधिकार की बात हो, रोजगार की बात हो, इन सारे मुद्दों पर। लेकिन इंडिया गठबंधन आज की तारीख में जो अहम स्टेट्स हैं, जैसे यूपी की चर्चा की जाए तो अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, बिहार की चर्चा की जाए तो तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, और बंगाल में तो इंडिया गठबंधन नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी 9 सीट पर
चुनाव लड़ रही हैं, तो आप कहां पर दिख रहे हैं? देखिए, आपने ठीक कहा, दोनों राज्यों में हमारे मजबूत एलाई है, हमारे साथ है, जिनकी अपनी विश्वसनीयता क्षेत्र में है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस आज के डेट में आधार पे काम किया है और बाकी सभी चरणों में काम किया है। अभी पूर्वांचल का जो चुनाव है इसमें भी होगा, बिहार की भी वही हालात आपने बताई, जिस तरह से तेजस्वी यादव का अपना एक कार्य क्षेत्र है, एक उनका वोट बैंक है, और कांग्रेस का उसमें जो कार्यकर्ताओं का जो एक मनोबल बढ़ा है राहुल गांधी जी के कारण। बंगाल की बात, ममता जी का निश्चित तौर पे उनका अपना एक आधार है, पर इंडिया गठबंधन के समर्थक और कहीं ना कहीं हमारे जनबंधन के साथ वो भी हैं। तो इस तरह से ये पूरे जो 7th फेज की चर्चा आप कर रही हैं, ये फेज मोदी जी के लिए जो है अंतिम विदाई का फेज है और यहीं से उनकी अंतिम विदाई होगी या स्कोर बेटर होगा? और पंजाब में क्या होगा आरपी सिंह जी? चलिए, मैं पंजाब पे भी बताता हूँ, परंतु मुंगेरी लाल का हसीन सपने देखने को किसी को कोई रोक तो है नहीं। प्रोफेसर साहब सपने देख रहे हैं, अच्छी बात है, इनको सपने देखने का अधिकार भी है और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग राजनीति में हैं वह लोग सपने देखकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, परंतु होने वाला क्या है ये भी समझ लें। इन्होंने 3 राज्य के आप बेसिक चुनाव हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। तीनों राज्यों में सन्नाटा छाया हुआ है। हाँ, आ रहा हूँ जी। मेजर ये है, और तीनों में अच्छा पंजाब भी जोड़ लेते हैं। हाँ, 13 हाँ, तो उसमें ये चारों में इनके लिए सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा कांग्रेस कहीं पे नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी तो है। मैं आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ। अभी इन्होंने खुद माना कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को कमान दे रखी है। ममता बनर्जी इनको अपने दरवाजे पे नहीं आने देती। कल आ भी नहीं रही हैं। हाँ, नहीं, वो आएंगी भी नहीं, वो चुनाव के बाद भी नहीं आने वाली। वो पहले कह चुकी हैं कि 300 लड़ेंगे 40 पाएंगे। हमने नहीं कहा, ये उन्होंने ही कहा था कि 300 लड़ेंगे 40 पाएंगे, उन्हीं का बयान है। तो वो अपनी बात पे डिग है, वो उनको पता है कि क्या होने वाला, इसलिए उन्होंने समझौता भी नहीं किया और वो कहती रही कि हाँ मेरा समझौता है। वो अपनी सबके सब सीटों पर खुद चुनाव लड़ी हैं वो। हालांकि जो ईमानदारी की बात है, हम वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं बंगाल के अंदर मैं अगर आंकड़ों की गिनती से गिनूँ तो हम लगभग 30 से ऊपर सीटें हम जीतने वाले हैं। ठीक, एक मिनट जी, आपने पंजाब की बात पूछी। हाँ, वो भी कर ली। हाँ, पंजाब की बात पूछी। पंजाब में तो वो कह चुकी हैं, एक थी कांग्रेस। मान साहब के बयान है कि एक थी कांग्रेस। और वैसे मैं इस बार ये कमाल का चित्र बना है, कमाल का रचना हुई है कि मोहाली तक आते हैं तो कहते हैं एक थी कांग्रेस। केजरीवाल साहब कैंपेन में थे परसों, मोहाली तक कह रहे थे एक थी कांग्रेस, और बॉर्डर पार कर 15 मिनट के रास्ते बाद चंडीगढ़ में जाते हैं, कहते तुसी ही माई बाप हो, आप ही माई बाप हो कांग्रेस को। तो ये हमारी समझ, मतलब आपको लगता है कि पंजाब की, चंडीगढ़ की जनता बेवकूफ़ है, वह नहीं समझ पा रही कि ये हुआ ये। हाँ, मैं आ रही हूँ नैवान शर्मा जी, ये तो सही है ना, आप दिल्ली में अलायंस की तरह से लड़ रहे हैं, वहां पर आप बोलते हैं कि हमको ऑपोजिशन का स्पेस नहीं देना है भाजपा को या अकालीस को, इसीलिए हम लोग आपस ही में लड़ लेंगे बड़े भाई छोटे भाई की तरह। तो जनता तो बेवकूफ नहीं है, उनको तो पता ही है कि आपका एजेंडा उनका एजेंडा साफ है, साथ में भी है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आरपी सिंह जी बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट इन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत करी ये कह के कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो अब ये जनता ने डिसाइड करना है कि ये किस पे लागू होता है। उन पर लागू होता है जो पहले तो किसानों का रास्ता रोकते हैं, उन पे गोलियां चलाते हैं और फिर वहाँ वोट मांगने जाते हैं। उनको हसीन सपने नज़र आ रहे हैं वहाँ। और अभी तो इन्होंने बीजेपी की स्थिति साबित कर दी। अभी अपने वक्तव्य में अगर आपने ध्यान से सुना, इन्होंने क्या कहा, पंजाब में आपने जब पूछा कि पंजाब में भी चुनाव हो रहा है, इन्होंने कहा मेजरली बंगाल, यूपी, बिहार में हो रहा है, पंजाब में इन्होंने बोलने से बचे। ये बताता है कि पंजाब में भाजपा की स्थिति क्या है। पंजाब में लोगों ने गांव-गांव में बैनर्स लगा दिए हैं ये लिखकर कि भाजपा वालों की एंट्री यहां बंद है। उसका रीजन क्या है कि कृषि प्रधान क्षेत्र है पंजाब इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इन लोगों ने क्या किया, किसानों की इतनी बुरी हालत कर दी, 1.5 साल तक किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर इन्होंने बिठा के रखे। सिंह जी, आप पंजाब में रेस में भी नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा, दिख जाएगा। हाँ, पता लग जाएगा कि कहाँ पे हम रेस में, कहाँ का इनका सूढ़ा साफ होने वाला है। मैं नहीं कह रहा, इन कांग्रेस पार्टी के जो नेता विपक्ष हैं, बाजवा साहब, प्रताप सिंह बाजवा, वो कह रहे हैं कि 6 तारीख को आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है। वो ये कह रहे हैं, उनका बयान है। और वो कह रहे हैं 32 लोग उनसे संपर्क में, बाकियों से बातचीत चल रही है। 32 लोग, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया? ये प्रताप सिंह बाजवा का ऑफिशियल बयान है कि 32 लोग उनसे
उनके पास आ चुके हैं, बाकियों से संपर्क साध रहे हैं। ऐसा तो ये 6 कौन सा तारीख को इक्वेशन सरकार है, जारी ये है। रिश्ता क्या तो आपको कहलाता क्या लग रहा है कि लोग कि बेवकूफ आप समझ यहाँ रहे पर साथ में बैठे हैं और वहां पर जाकर के सरकार तोड़ रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हाँ। और हमारे भाई साहब ने जवाब नहीं दे पाए कि पंजाब में इनकी स्थिति क्या है। सच्चाई है, जिसको आप आतंकवादी कहते थे, जिसको खालिस्तानी कहते थे, जिसको पाकिस्तानी कहने का आपने कसूर किया है, प्रधानमंत्री जी को जाकर के पंजाब जब भी गए उनको उसी समय क्षमा मांग लेनी चाहिए थी भाजपा के लोगों को। लेकिन ये लोग तो हठधर्मी मैं- अहंकारी लोग ये हैं गलत और है, इसका मैं इसको नतीजा रोकना- जो है इसमें पंजाब टिप्पणी की मेरी जनता गलत है, इनको देने ये जा रही बयान- ये है। किसानों के लिए जो एमएसपी की बात थी, जिस पर ऑलरेडी इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था यहीं पे और उस कानून को वापस लिया था, उस पर कोई बात नहीं हुई। जो किसान मारे गए, शहीद हुए उस आंदोलन में, उसको शहीद का दर्जा की बात थी, नहीं हुई। एमएसपी नहीं दिया। यूपी आपने ड्रग यूपी और ट्रैफिकिंग बिहार की पे बात- फोकस करते मुझे- हैं। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। मेरा मुझे- स्टेट है थोड़ा सा मेरा इस भी, पे, मेरा हाँ, भी। इसीलिए थोड़ा अच्छा, बायस मुझे अलाउड एक रहना छोटी चाहिए। छोटी सी बात, ये गलत बयानबाजी है। नहीं, पूरा देश देखा एक है। मिनट, किसने उनका जवाब सुन लीजिए और मैं उसके आपको बाद टोका नहीं, मैं प्रोफेसर यूपी में मैं जाऊंगी। टोक सकता हूँ। अफगानिस्तानी मैं किसने प्रभु के कहा? ऊपर मैं सरदार अफगानिस्तानी आपने सर, कहा मैं था सरदार और किसानों असरदार हूँ, को- टोक सकता था आपको। किसानों को मैंने अफगानिस्तानी कहा ना, किसने मैंने नहीं कहा कभी। आपने नहीं कहा? हम में से किसी ने कभी आपने नहीं कहा होगा, सर, प्रधानमंत्री अरे जी ने एक मिनट जरूर सुनिए कहा। ना, आप प्रधानमंत्री खालिस्तानी मुंह में किसने शब्द डालेंगे कहा? आप? खालिस्तानी आप किसने किसने कहा? कहा खालिस्तानी? खालिस्तानी किसने कहा? किसने कहा खालिस्तानी? पाकिस्तानी कांग्रेस के किसने नेताओं कहा? का बयान दिखा दूंगा मैं। किसानों को आपके पाकिस्तानी नेता- आपने कहा, आपके नेता आपके हुड्डा लोगों ने साहब का कहा। बयान दिखा दूंगा, और बाकी इसका नेताओं नतीजा का है बयान कि दिखा दूंगा। वहाँ आरपी सिंह जी, आज अजय ये तरीका उपाध्याय थोड़ा- जी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। को मार के माफी आगे बढ़ते हैं। 750 किसानों को मार के माफी चलिए, किसने मांगी थी? उत्तर प्रदेश- 750 किसानों को मारा किसने? जो मूल बात है, आरपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश की 750 किसानों को मार के माफी किसने नहीं, आप मांगी लोग थी? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। उत्तर प्रदेश की ओर, मांग रहे हैं माफी। उत्तर अभी प्रदेश मांगिए की ओर माफी। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि ये साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर ये चुनाव में यूपी बिहार में कोई चुनाव लड़ रहा है तो ये अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे आपको लग रहा है कि जो डायरेक्ट कास्ट कॉम्बिनेशन हुआ था 2019 में, जब आप सपा और बसपा का अलायंस था, वो सपा और कांग्रेस के अलायंस में ट्रांसलेट हो जाएगा और आप उतना ही या उससे ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा पाइएगा? ठीक है, देखिए आप पंजाब से वापस उत्तर प्रदेश की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश में वो लखीमपुर भी याद होगा कैसे किसानों को कुचला गया इनके गृह मंत्री के बेटे से और बेटे की जीप द्वारा, और उसके बाद क्या बयान रहे वो आपने देखा होगा। देखिए उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण प्रदेश है जहाँ से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, अभी भी करंट के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश की जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने की है, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, पेपर लीक युवाओं के हो रहे हैं, वो वहाँ के गार्डन्स में बैठे हैं इतने टाइम से अपना रोज़गार मांगने के लिए। 59,000 शिक्षक बाहर बैठे रहे, इन्होंने कोई 2 साल में कोई जवाब नहीं दिया। ओबीसी कमीशन ने ये बोल दिया कि आप हमें कि इनकी धांधली हुई है और इनको राइट नहीं मिला ओबीसीज़ को, उसके बावजूद भी इस सरकार के बिल्कुल जू नहीं रहेंगी और इन्होंने कोई उनका समाधान नहीं करा। तो ये तो अत्याचार पिछड़ों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और हर वर्ग के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। महिलाओं के साथ जैसे बदायूं, हाथरस, उन्नाव जैसी घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश उसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने जो भी भाटी जी, मैं एक चीज बताती हूँ, अभी मैं भी उत्तर प्रदेश घूम करके आ रही हूँ। अगर वहां पर युवा इशू उठा रहे हैं बेरोजगारी का, तो ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका सोल्यूशन आप देंगे या कांग्रेस देगी। उन लोग को अभी भी विश्वास भाजपा ही पर है कि शायद सोल्यूशन भाजपा ही से आएगा, आप लोगों से नहीं है। वहां पर भाजपा को कोई सोल्यूशन देना होता था, तो मैं बहुत सारी महिलाओं से भी मैंने बात किया है। हो सकता है जिन महिलाओं से आपने बात करी वो किसी पार्टी से रिलेटेड हो, लेकिन सुनिए, बैठी हुई थी, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, आपका जो वहाँ के आम जनमानस का दर्द है, वो दर्द जिन्होंने दिया है उसको वो वोट दे देंगे, इससे तो मैं बिल्कुल वाकई इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन उसमें एक और बात मैं ऐड कर लूं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरी प्रोड्यूसर मुझे बोल रही है एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह जी इसका जवाब देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 57 का संग्राम किसके नाम, क्योंकि 57 सीट्स पर चुनाव होने वाला है कल। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को चमत्कार की उम्मीद है, खास करके इस फेज में। उनको लगता है कि जो संविधान और आरक्षण का जो मुद्दा है जो उन्होंने उठाया था, उसके वजह से जो दलित वोट है वो उनके तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट खास करके इन सब सीटों पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की।
कितनी परेशानी की बात है आपके लिए? नहीं, परेशानी की बात नहीं, क्योंकि लोगों को सच समझ लग गया। इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी, झूठ का एक मामला बिल्ड किया, वो खुश हो गया। मैं आपको को तो पढ़कर सुना देता हूँ। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कांग्रेस के, और लोग वहाँ यूपी बिहार के लोग बहुत समझदार और सूझवान है। कांग्रेस गारंटेड इट विल पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू रेज दी 50% कैप एंड विल चेंज दी रिजर्वेशन पैटर्न ऑल्सो। ये उनके पेज नंबर 6 पैरा नंबर 2 में लिखा हुआ कि ये संविधान में बदल करेंगे। और ये बच्चे बच्चे के पास है ये सब में हाथ सोचा ना, जो पंजाब में भी कह रहे थे कि हमें रोक रहे हैं। आज सोशल मीडिया की ऐसा ज़माना है कि आप रोक सकते फिजिकली, आप बात नहीं करते, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ जा रही है। ये छपा हुआ इनके आरपी मैनिफेस्टो। सिंह जी, एक बात हम बोलना चाहेंगे। बिल्कुल बोलिए। 2014 से 2024 तक सोशल मीडिया पे आप जीत रहे थे। 2024 का चुनाव तो ऑपोजिशन सोशल मीडिया पे जीत चुकी है, नैरेटिव में तो वो आगे निकल गए आपसे। मैं आपको एक मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसा मर्जी बिल्ड करिए, लोग खोजते हैं। आज लोग उस पर काम करते हैं। ये तो अब जाके हैं, परंतु जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं या जो लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, वो खूब देखते हैं और समझते हैं। और उन्होंने इतना क्योस कर दिया है अमिताभ कि इस संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर, खास करके फर्स्ट 4-5 फेजेस में, कि एक डाउट क्रिएट हो गया था। एक छोटी सी बात जोड़ दूं। परंतु संविधान बदलने की बात तो आरजेडी के नेता लालू यादव जी ने स्पष्टता से कही कि हम संविधान बदलकर 5% कोटा मुसलमानों को देंगे रिलीजन बेस पर। ठीक है, रिलीजियस बेस पर। उस पर हम पूछेंगे, लेकिन अमिताभ पहले। जी, ये जो नैरेटिव है, ये ज़रूर कहीं ना कहीं बूथ लेवल तक SC/ST रिजर्व सीट्स में पहुंच गया। उसके बाद ही आप देखेंगे फेज़ 3 के अराउंड, फेज़ 2 फेज़ 3 के अराउंड प्रधानमंत्री का भी बयान आया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम संविधान नहीं बदलने वाले। तो जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया पे इस बार जो नैरेटिव है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष काफ़ी मतलब BC होगा, 19 नहीं है। हाँ। BC है, 19 नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ये और है कि जो सोशल मीडिया अब एक्चुअली मूव हो चुका है व्हाट्सएप पे भी। सोशल मीडिया जो हम देख रहे हैं वो पब्लिक सोशल मीडिया है, लेकिन प्राइवेट सोशल मीडिया जो है वो लार्जली व्हाट्सएप ग्रुप्स है। उस पर कितना विपक्ष बीजेपी को काउंटर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसका तो हमको रिजल्ट में ही देखने को। वाराणसी की चर्चा करते हैं प्रदीप। वाराणसी में जय राय इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, लेकिन वहां पे लार्जर मूड तो यही है कि प्रधानमंत्री ने 10 साल काम किया है, नरेंद्र मोदी को मजबूत करके फिर से भेजना है। हाँ, शायद प्रधानमंत्री जी ने क्यूटो बना दिया है वाराणसी को, जिसकी उन्होंने 10 साल पहले कहा था कि वो कर देंगे। लेकिन संविधान और आरक्षण पे मैं ज़रूर 1-2 बात कहना चाहूँगा। आरक्षण का मुद्दे के लिए हमने पहली मांग जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने की थी, वो जाति जनगणना की थी, और भारतीय जनता पार्टी उससे मुकर गई। खुद स्टेट होम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में जवाब आया है कि वो नहीं करा रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी फ्लिप फ्लॉप करते रहे कि अब हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। 2014 से लेकर 24 आ गया, जाति जनगणना नहीं हुई। हमने दूसरी जब ये बात हुई 2004 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू, उससे पहले 2000 में सदन के अंदर श्रद्धेय नेताजी ने ये मांग जब भी उठाई थी कि आरक्षण का मुद्दा बहुत गंभीर है। इसमें हमने अभी पिछले रिक्रूटमेंट्स में देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो आपके लोकल इलेक्शंस हो, उसके अंदर भी ना ओबीसीज को उनका राइट्स मिला, ना रिक्रूटमेंट में राइट मिला, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर बयान देते रहे कि आपको लगता है कि इसी के वजह से शायद इस फेज में रिजल्ट कुछ और हो सकता है? परेशानी की सबब है? परेशानी का कोई कारण नहीं है, और जो हमारा टारगेट है हम उस टारगेट को ही पूरा करेंगे। जो मूल बात है, जो मैं वापस से जहाँ से भाग गए, जो लालू यादव जी ने कहा कि OBC SC/ST का रिजर्वेशन काटकर हम 5% मुसलमानों को देंगे, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे आप। धर्म के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मना किया था कि नहीं हो सकता धर्म के आधार पर, तो आप तो एक दोस्त टोका नहीं मैंने, नहीं प्लीज बोलिए, तो वो आप तो उसको भी नहीं मानते। मतलब आप तो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है, उनकी सोच को भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको इस बार सिर्फ मुसलमान वोट टारगेट करना था। आपने टारगेट करने की कोशिश करी, कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो 4 तारीख को रिजल्ट में दिख जाएगा। आप तो तेजस्वी यादव के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। जी मैडम, पहली बात जो आपने कहा कि नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने सेट किया कि ये संविधान बदलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा ने खुद नैरेटिव सेट किया। 400 पार के नारे के साथ इनके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, अनंत हेगड़े ने, उससे पहले लल्लू सिंह ने,
और अरुण गोविल ने स्पष्ट कहा कि हम 400 पार दीजिए ताकि हम संविधान बदलें, और ये बात सच्चाई है। ये संविधान बदलने के लिए आरएसएस की मानसिकता में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया। अंतिम में जब चुनाव का चौथा चरण आया है तो उनको मजबूरी में बोलना पड़ा। जहां तक मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की है, ये झूठ फैलाने का प्रयास फिर प्रधानमंत्री जी और उनके लोगों ने किया। क्यों किया भाई? गुजरात में अभी भी ओबीसी के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन है, बिहार में जो 17 साल से इनकी सरकार है वहां है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, जो गौडा साहब ने दिया था। तो ये संविधान के दायरे के अंतर्गत है, न कि उससे बाहर है। पसमंदा समाज कौन है? अरे देखिए किस जाति से है? मुस्लिम है लेकिन जाति और उसको तो नीतीश कुमार ने दिया था, जो नीतीश कुमार इनके लाई है। लेकिन बात है कि नीतीश कुमार जिन्होंने शुरू किया था आरक्षण का पूरा मुद्दा, और वो तो आपके साथ अब है ही नहीं। वो नहीं हो अलग बात है, लेकिन मुद्दा और विचार हम लोगों ने शुरू किया। तो आपको भी लगा था ना? नहीं देखिए, उनके अगर वो चाहते और आप चाहते तो शायद साथ में रह सकते थे। चाहते नहीं, वो खुद नहीं चाहते थे, और जो जाने वाला है उसको कौन रोक सकता है? हाँ, ठीक है, वो हो सकता है फिर आ जाए। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने पूरा इंडिया अलायंस का संरचना करी, वो बाहर हो गया ये कहकर कि ये सीरियस नहीं है। और जो सेकंड इन कमांड थी ममता बनर्जी, उसने भी कह दिया कि ये सीरियस नहीं है, और उसने इस बार इनके साथ कोई समझौता नहीं किया अपने स्टेट के अंदर। परंतु एक मिनट, आरक्षण के बारे में बात स्पष्ट कर लीजिए। आप धर्म के नाम पर परसेंटेज रखेंगे तो दिक्कत होगी। आप किसी की जाति में उसके हिसाब से, उसके वर्ग के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से होगा तो अलग बात है, परंतु धर्म के नाम पर। और एक बात बड़ा स्पष्ट कहते हैं जी, आज संविधान के अंदर बदल कोई भी नहीं कर सकता, ये हो या हम हो, कोई नहीं कर सकता। सुन लीजिए, और ये करेंगे, ये कोशिश करेंगे। मौका नहीं मिला। छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि गर्मी काफी है, तो शायद डिबेट में भी गर्मी चढ़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक और फिर से वापस आएंगे, यही सवाल पूछेंगे, क्या जो गर्मी है उसके वजह से फिर से 7th फेज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या वोटर परसेंटेज फिर से डाउन होगा? पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि बाहर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और यही है हमारा इस डिबेट का आखिरी सवाल, भीषण गर्मी में कैसा होगा मतदान? प्रदीप भाटी जी, आपसे शुरू करूंगी। देखिए, मतदान तो लोग निकल रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलेंगे उतना ही वो भाजपा के खिलाफ गुस्सा लोगों का निकलेगा, और वो गुस्सा ईवीएम का पे आके गुस्सा निकल रहा है लोगों का। और जो लोगों को जितना समय से 10 साल एक लंबा समय होता है, भाजपा ने जो सुहाने वादे दिखाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो बड़े बड़े वादे थे, किसानों को लेके, आपकी 5 ट्रिलियन इकनॉमी को लेके आपके वादे थे, अच्छे दिन के जो वादे थे आपके वादे थे, स्मार्ट सिटीज़, आदर्श विलेजेस, बुलेट ट्रेन, और कितने सारे ऐसे वादे थे। यहाँ तक कि जो आप तापमान की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा था कि 2.5 pm कर देंगे, 31% फॉरेस्ट बढ़ा देंगे 21% से। आप देखिए, सब कुछ बोल दिया था। बस 30 सेकंड सबके लिए, आपके लिए। देखिए, गर्मी का मुझे लगता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों का जो मोटिव है वो डिफरेंट है। इस बार जो बीजेपी है वो जिस तरह का कैंपेन लेके लोगों के बीच में गई है, 10 साल इन्होंने काम किया, इनको बताने के लिए एक भी काम नहीं है, एक भी विजन नहीं है। प्रधानमंत्री जी केवल और केवल जो भाषण दे रहे हैं उसमें मुजरा कैंपेन कर रहे हैं, उसमें मंगलसूत्र छीन लेंगे, गाय भैंस बकरी, यही सोच लेके ये पंजाब भी गए। पंजाब से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लोगों जो इनकी सभाएं हो रही है, 500-600 से ज्यादा लोग जो ये लेकर आ रहे हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। पिछले कुछ फेजेस से टर्नआउट 2019 के कंपैरिजन में बढ़ा है, और फेज 5 और 6 में महिला टर्नआउट पुरुषों से अधिक रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये नंबर। और इस बार भी वुमेन फैक्टर हम लोग को देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। महिला निकलती है, 65% टर्नआउट था पिछली बार, मुझे लगता है उससे ऊपर रहेगा टर्नआउट। तो महिलाएं जो निकल रही हैं वो तो फोरगॉन कंक्लूजन समझ रहा है, लार्जली महिला फैक्टर और लाभार्थी फैक्टर पर बीजेपी की उम्मीद है। मैं जो लास्ट इलेक्शन का अब अंतिम फेज चल रहा है, टेम्परेचर की बात की आपने, राजनीतिक टेम्परेचर अंतिम फेज में वही उसी हिसाब से है। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री जी से कल दिल्ली में भी और बढ़ेगा। हाँ, हम खरगे साहब ने मीटिंग बुलाई है। हो सकता है वो भी रहे। 72 दिनों में 272 प्रश्न प्रधानमंत्री जी से पूछा था, एक प्रश्न का जवाब नहीं आया, और उन प्रश्नों में वही मूल मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता का जो है ये सत्ता पक्ष के लिए जो है प्रश्न है, और सत्ता पक्ष
के लिए जनता भी टेम्परेचर सत्ता पक्ष का माप रही है। मुजरा और मंगलसूत्र से काम नहीं चलेगा, महात्मा गांधी पर प्रश्न चिन्ह लगाने से काम नहीं चलेगा। जनता के मूल मुद्दों पर आपको उत्तर देना होगा, जनता यही मांग रही है। आपको क्योंकि सारे लोग महात्मा सवाल गांधी जी आपसे पर पूछ प्रश्न रहे हैं। चिन्ह लगा नहीं लगा, परंतु इस युग के जो आजकल गांधी उन पर प्रश्न चिन्ह जरूर लग जाएगा। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और पक्का परमानेंट प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। परंतु जो मूल बात है, 55 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख का लाभ, और ये कहा गया कि अब 70 साल की उम्र के सब लोगों को लाभ मिलेगा। 4 करोड़ लोगों को सिर पे मकान दिया गया, छत दी गई, और 3 करोड़ लोगों के लिए अगले 5 साल में प्रॉमिस किया गया। 4 करोड़ का ट्रैक रिकॉर्ड है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई, और अब आगे भी उसकी ओर चिंता करेंगे। ये भी वादा है, ये भी वादा है कि किस प्रकार से हम जो गैस का चूल्हा है और गैस का सिलेंडर है वो पहुंचा रहे, और आगे पाइपलाइन से कैसे गैस पहुंच सके। 14.25 करोड़ लोगों को घर पे नल से जल दिया, वो आगे और कैसे बढ़ाए उसकी चिंता है। हमने 45 करोड़ लोगों युवाओं को स्वरोजगार में जोड़ा। अरे जो लोग आ रहे हैं वो ईवीएम पे गुस्सा दिखाने के लिए आ रहे हैं, वो आपके नहीं है। भूल जाते हैं कि किसानों पर गोलियां चलाई इन्होंने। ये भूल जाते हैं कि आपने किसानों पे गोलियां चलाई, आपने किसानों पे एनएसए लगाई, आप ये भूल जाते हैं। 45 करोड़ अगर ये झूठ फैलाएंगे तो जनता नहीं सुनना चाहती इनकी बात। डेटा है ना, आपके कहने पे नहीं है। हमारे देश में पहली बार अगर किसी ने किसानों पर एनएसए लगाई तो इस पार्टी ने लगाई। इनके किसी भी वादे पर विपक्ष मानने को तैयार है। आज दिल्ली के अंदर पानी का चढ़ाई चढ़ाई है। आज दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं दे पा रहे। मूल बात है दिल्ली में पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं। और अपनी और सुनिए महिलाओं के साथ किस प्रकार का दुष्कर्म और दुर्व्यवहार करते हैं। इनके मंत्री है बलकार सिंह, वो महिला के साथ किस प्रकार का दुष्कर्म कर रहे थे। अमिताभ तिवारी, प्रतिभा टियावन शर्मा, थैंक यू हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस अभी यहीं तक, और कल सारा फोकस अब शायद एग्जिट पोल्स पे शिफ्ट हो जाएगा, और एनडीटीवी पर आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि चुनाव मतलब एनडीटीवी।